हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु सोज और आपका हमारे चैनल जनरल स्टडीज में वेलकम करता हूं। और जैसे ही गाइस, जिससे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बालबन उसके इल्तुतमिश की बेटी यानी रज़िया सुल्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब हम चलते हैं अगली नई वीडियो पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसके बेटे आए थे, बैरम शाह आया था, अलाउद्दीन मशहूर शाह आया था, नसीरुद्दीन महमूद आया था। लेकिन उसके बाद अगली हम उस पर चलते हैं, जो कि मेन रूलर जो आता है वो आता है कौन? गयासुद्दीन बालबन। जो बालबन नाम था, बालबन गयासुद्दीन बालबन इसका पूरा नाम था। इसका टाइम पीरियड जो था ये था 1266 से 1286 तक का इसका टाइम पीरियड था। इसका पर्टिकुलर इसका और इसका नाम गयासुद्दीन बालबन था पूरा। ये अभी तक के पूरे दिल्ली सल्तनत काल में, या फिर स्लेव डायनेस्टी की बात करो आप, तो दो बहुत ही पावरफुल थे, जो कि एक बालबन था, ये दिल्ली सल्तनत काल में था, उसमें स्लेव डायनेस्टी के अंदर था। और एक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका बहुत तमतमा था। ये दो ही रूलर ऐसे थे कि जिन्होंने एक रूलर की जो गद्दी होती है वो किस तरह से एक मजबूत मानी जाए, सब लोगों के अंदर डर हो, भय हो, एक मतलब एक राजा को लेके काफी इज्जत हो और डर भी हो साथ साथ, कि राजा है वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर्स हैं। लेकिन इससे पहले के जो रूलर्स थे जो सारे थे, चाहे बैरम बैरम शाह ये इसकी बात हो, अरम शाह की बात हो, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो, इल्तुतमिश की बात हो, तब तक तो था ही, लेकिन बहुत कम था। लेकिन जब बालबन गद्दी पर बैठता है तो बालबन ऐसा डर क्रिएट कर देता है, ऐसी उसके अंदर ऐसी क्षमता सबके अंदर डाल देता है, दिमाग मेंटलिटी भर देता है कि बालबन 86 में तो मरता है, 86 में बालबन मर जाता है, लेकिन 87, 88, 89 3 साल तक जो अगले रूलर आता है, जिसका कैकुआबाद नाम होता है, कैकुआबाद एक रूलर होता है जो इसके बाद आता है, वो 3 साल तक डर के मारे गद्दी पर बैठता ही नहीं है। उसके इतना डर उसके अंदर पैदा कर देता है बालबन, कि वो अब आने वाले अपनी जो उसका रेन आता है, उसका टाइम पीरियड जो आता है ना, वो उस 3 साल तक भी वो उस गद्दी पर नहीं बैठता। ये इतिहास कहता है कि इसने ऐसा डर क्रिएट कर दिया लोगों को बताकर कि सब लोग गद्दी पर नहीं बैठ सकते, हम स्पेशल फैमिली के लोग होती हैं। ये ईरान का बंदा था, तो इसने कहा ईरान के अंदर मैं जो सबसे ऊंची फैमिली होती है मुसलमानों की, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इस गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ हमारी फैमिली को है, आप सबकी फैमिली को नहीं है। तो इसने ऐसी सी बातें करी और ऐसी सी चीजें इसने अपने राज समाज में लाई। अपने किंग एम्पायर में जब इसका रेन था, इसका टाइम पीरियड जब चल रहा था, तो इसने अपने उस रेन के दौरान ऐसी सी चीजें की जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं बात सच कह रहा है, हम लोग नहीं बैठ सकते इस गद्दी पर, ये कोई छोटी मोटी गद्दी नहीं होती, बहुत बड़ी गद्दी होती है। तो थोड़ी ऐसी सी चीजें इसने काफी डर क्रिएट कर दिया, काफी भय लोगों में क्रिएट किया, लोग इसकी काफी इज्जत करने लग गए। और अभी आगे पढ़ेंगे इसने क्या क्या चीजें चालू कर दी। तो स्टार्ट करते हैं बालबन से। बालबन का टाइम पीरियड 1286 66 से 1286 तक है। और आते ही, हालांकि इससे पहले थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, इससे पहले एक बंदे का शासन था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद नाम था। तो उस बंदे का शासन तो था, लेकिन फिर भी जो इससे लास्ट रूलर जो जैसे कि ये था नसरुद्दीन महमूद था, रूलर टाइम इसका था, लेकिन उस पर राज कौन करता था? उस पर राज इनडायरेक्टली यही करता था। हालांकि इसने उस समय अपना एम्पायर क्यों नहीं स्टैब्लिशमेंट किया वो अलग बात है, वो इनकी ठीक कुछ कि पहले इसको आगे करके मैं इससे सारी चीजें सीख लूँ, उसके बाद मैं खुद राजा बनूं, तो इसकी कहीं ना कहीं चालाकी थी उस चीजों पे। और नसीरुद्दीन महमूद का जब रसीद देखता है कि अब मैं एकदम काबिल हो चुका हूँ, बाबर बालबन जब देखता है कि मैं एकदम अब काबिल हो चुका हूँ कि नसीरुद्दीन महमूद पर मैं आप आक्रमण करके इसके पूरे साम्राज्य को मैं अपने अंदर ले सकता हूँ, तो नसीरुद्दीन महमूद को हटाकर ये गद्दी पर बैठ जाता है। और 1266 से 86 तक इसका रेन रहता है। बालबन ने पहले दो काम किए इसने आते ही। दीवान अरीस और दीवान विजारत, ठीक है। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? ये डिपार्टमेंट दीवान अरीस जो था, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट, विजारत तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो
क्या हुआ कि अभी तक के जो रूलर थे ना, वो मिलिट्री और फाइनेंस दोनों एक साथ लेके चलते थे, कि मतलब जो भी एक बंदा संभालता था वो ये दोनों संभालता था। बस थोड़े पद अलग अलग थे, लेकिन डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट की बात आती है, डिपार्टमेंट का मतलब एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट एक होता था जिसके अंदर ये दोनों ही काम करते थे। लेकिन इसने आते ही क्या कहा, इसने कहा डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अरीज जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, इसको अलग कर दो और इसके अलग डिपार्टमेंट बनाओ मिलिट्री डिपार्टमेंट का, और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसका अलग डिपार्टमेंट बनाओ। तो कहा जाए तो मतलब सेपरेट जो कर दिया, किसने किया था, सेपरेट किसने किया, बालबन ने, गयासुद्दीन बालबन ने दोनों डिपार्टमेंट्स को सेपरेट करने का काम किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम रहा आगे तक। अब लोगों को बहुत सुविधा मिली इससे। उसके बाद जो अगला काम इसका आता है, एक तो इसने डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि थोड़ी देर पहले, कि इसने काफी भय क्रिएट कर दिया। भय क्रिएट करने का मतलब कि लोगों में बहुत ज्यादा भय, इसने डरा दिया लोगों को कि हर कोई बंदा इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता और सिर्फ हम ही बैठेंगे। तो जिसकी वजह से उस डर का फायदा उठाकर इसने कुछ नीतियां चालू करी, जैसे सिजदा चालू कर दी, सिजदा चालू कर दी, और जम्बोसी, सिजदा और जमीन बोसी, पाबोस, पैबोस, ये इसने चालू कर दिया। अब इसका मतलब क्या था, मैं एक दो ही है वैसे तो, इन दोनों को एक ही बोलते हैं और ये अलग है, एक दो चीजें, सिजदा और पाबोस। तो सिजदा का मतलब क्या होता है, जमीन बोसी। जमीन बोसी का मतलब क्या समझ रहे हो, जमीन मतलब कि जमीन पर लेटना, बोसी मतलब लेट कर उस राजा को प्रणाम करना, और पाबोस मतलब उसके पैरों को चूमना, उसका चुम्बन करना। जैसे कि बड़े बड़े आपने कुछ एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि राजा के सामने लेट जाया करते थे, उसकी जूतों को, उसको पहले मुंह से किस करते थे, उसकी फीट पर उसके जो जूते थे उसके ऊपर उसको किस करते थे, जिससे कि उसको एक सलाम, एक तरह से सलामी थी, उस राजा को सलाम कर रहे हैं। ये सिस्टम किसने लागू किया था, ये लागू किया था बालबन ने ही लागू किया था। बालबन ने अपने दौरान जब लोगों को काफी डरा दिया, तो उसने अपनी इज्जत और ज्यादा बढ़वाने के लिए उसने कहा कि सिजदा और पाबोस नाम की दो चीजें चलाई। सिजदा का मतलब क्या था, जमीन पर लेट कर प्रणाम करना, या उस लेट कर ऐसे पूरा लेट जाना। पाबोस का मतलब उसे किस करना, उसके जूतों को किस करना। ठीक है, तो सिजदा और पाबोस इसने चलाया। और आगे चल के इसने नवरोज, जैसे जो नवरोज फेस्टिवल्स होते हैं ना, जैसे न्यू ईयर आज हम मनाते हैं, नवरोज जैसे फेस्टिवल जो होता है, न्यू ईयर जैसे मनाते हैं, या नवरोज जैसे, नवरोज ही फिर न्यू ईयर ही मान लो आप, न्यू ईयर टाइप का एक नवरोज त्योहार होता था। तो इसने नवरोज स्टार्ट करवाया कि हर साल हम लोग सेलिब्रेट करा करेंगे, हर साल का जो नया साल होगा उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, नवरोज जो फेस्टिवल था। ठीक है, तो इसने काफी चीजें ऐसे स्टार्ट करवाई, फेस्टिवल से स्टार्ट करवाए, ताकि हमारे मतलब एक राजा की अहमियत बढ़े। जब कोई भी फेस्टिवल होगा, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या था, जब कोई भी फेस्टिवल होगा तो उसके अंदर राजा बुलाया जाता है, और राजा जब बुलाया जाएगा सारे आके इसको सीधा और पावोस करेंगे। तो जो बाहर से जनता देखने आएगी उसको भी क्या लगेगा कि बालबन सच में बहुत पावरफुल बंदा है, और कैसे इसकी कितनी लोग इज्जत करते हैं, कितना वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका मकसद था कि अपनी छवि को और ऊंचा, लोगों की नजर में और ऊंचा करना। तो ये चीजें थी, बाकी हम और देखते हैं। इसने अपने दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने अपने दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब दुश्मनों को काफी, जैसे मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था, इल्तुतमिश ने भी सेम अपनाया था और बालबन ने भी अपनाया। तो बालबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी कि दुश्मनों को काफी अच्छे उनके उनके तरीके से उनको, जैसे उन्होंने आक्रमण मेरे पे करा, तो उसी तरीके से और उसी तेजी के साथ, उससे डबल तेजी के साथ उनके ऊपर दोबारा आक्रमण करना है, कि जब दुश्मन के साथ दुश्मनी निभानी है और दोस्ती के साथ दोस्ती निभानी है। एक तरह से आप ये ऐसे समझ सकते हो इसे। उसके बाद ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। इसने कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका मतलब क्या होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी आगे चल के। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप मतलब क्या होता है इसका, कि कोई भी राजा जो होता है, राजशाही किसी रिश्तेदारी को नहीं समझती। राजशाही किसी भी रिश्तेदारी, या फिर कहें कि राजशाही किसी भी अपने सगे भाई बंधु हो गया, कोई कहे कि मेरे को अपने लगा ले, डिपार्टमेंट में लगा ले, तो मैं लगवा दूं। जैसे आज हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई अगर अपना उसके हाईएस्ट डिपार्टमेंट पे, हाईएस्ट रैंक पे कोई अपना बंदा बैठा है, तो हम कहते हैं लगवा लो, तो लगवा लेते हैं। तो ये इसने स्पष्ट मना करी कि किंगशिप, राजशाही जो होती है ना, वो किसी भी रिश्तेदारी को नहीं जानती। राजा का मतलब सिर्फ राजा होता है।
तो अगर एक तरह से ऐसे देखा जाए तो राजा का पद इसने बहुत अच्छे से निभाया था, उसकी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई पद को ग्रहण करने के बाद। तो इसलिए ये अपना एक दिया था, किंगशिप नोस नो किंगशिप, कोई भी राजशाही रिश्तेदारी को नहीं समझती, जो कि आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने भी दी थी ये चीज। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर आता है इसने आगे चल के दिया कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स का क्या मतलब था कि इसने कहा कि हम जो है, हम यानी हम जो राजा हैं वो क्या है, हम है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। उसका भी मतलब था जो मैंने आपको बताया था उससे पहले, अभी नहीं बताया मैंने आपको, शायद वो नहीं बताया अभी, जैसे किसी में सुन लो। एक था, इन्होंने क्या बताया, नियाबत ए खुदाई बताया, नियाबत ए खुदाई एंड जिले इलाही। नियाबत ए खुदाई से क्या बताया, मैं हम क्या हैं, हम हैं नियाबत ए खुदाई मतलब रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, जो जिसका कहना है इनडायरेक्टली मतलब इसका कहना यही था थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। मतलब कि इसने ये थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स उपयोग क्या होती थी, ये इसका यूज होता था कहाँ पे, ईरान के अंदर। ईरान के जो रूलर्स होते थे वो इसका प्रयोग करते थे इनडायरेक्टली रूप से, कहते थे कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स यानी हम जो है ना, राजा जो होते हैं भगवान का एक रूप होते हैं, एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। भगवान हर जगह नहीं जा सकते तो भगवान राजाओं को भेजा करते हैं। उसी का मतलब ये था। नियाबत खुदाई का मतलब भी सेम था, बस ये भारत के अंदर था। नियाबत खुदाई का मतलब क्या था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जिले इलाही का मतलब क्या था कि जिले इलाही, बालबन ने कहा जिले इलाही का मतलब होता है, बालबन ने कहा जिले इलाही का मतलब क्या होता है कि हम राजा जो होते हैं ना वो भगवान की परछाई होते हैं। क्या होते हैं, भगवान की परछाई होते हैं हम लोग। तो ये किसने कहा था, बालबन ने। जिले इलाही भी इसने डिक्लेयर किया। तो मैंने आपको सारा चीजें बता दी। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। किंगशिप नो किंगशिप का नारा किसने दिया था, जनरल इसने बालबन ने दिया था। और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स मतलब क्या था, नियाबत खुदाई। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स क्या था, नियाबत खुदाई था, जिसका मकसद क्या था, रिप्रेजेंटेटिव गॉड। जो राजा होता है वो जो भगवान होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब भगवान हर जगह खुद नहीं जा सकता तो राजा को बना रखा, राजा की पोस्ट बनाई हुई है ताकि राजा उस चीज को हैंडल करे। जिले इलाही का मतलब क्या था, राजा परछाई होता है किसकी, भगवान की। ठीक है। और कुछ चीज जैसे बता देता हूँ, जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ते हो, उसने कुछ बंदे रखे थे किसकी, स्पाइंग करने के लिए। ठीक है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जब मार्केट रिफॉर्म्स हम उसको पढ़ेंगे तो उसने कुछ बंदे रखे थे स्पाई करने के लिए, जासूसी के लिए रखे थे, जिसको क्या बोलते थे, बरीद बोलते थे। क्या बोलते थे, बरीद, बरीद बोलते थे। क्या बोलते थे, बरीद, बरीद बोलते थे। या फिर बहुत लोग इसे यूं भी पढ़ते हैं, BARID। ठीक है। तो आप दोनों में अभी नाम कुछ भी होता है, नाम किसी हर एक बंदे का एक जो नाम होता है उसके अलग अलग तरीके लिखने के होते हैं, अपने अपने हिसाब से लिखते हैं सारे। तो आप बरीद चाहे ये याद लगे, ये रख लेना। ठीक है। तो उसमें बरीद या फिर मुनियाज भी बोलते हैं इसी को, बस थोड़ा बहुत ही अंतर था इन सब में, बाकी कुछ था नहीं मेन। ठीक है। तो मुनियाज या फिर बरीद जो थे, तो स्पाई करने के लिए इसने ऐसे एजेंट्स रखे थे अपने दरबार में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पहली बार जासूसी स्पाइंग के लिए एजेंट्स अपने दरबार में रखने वाला राजा कौन था, तो कौन था, बालबन था। वो ध्यान रखना आप लोग, बालबन था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चल के इसी की पॉलिसीज जो थी, जैसे किंगशिप नो किंगशिप, और ये इसके क्या नाम है, स्पाइस रखने वाली हिसाब किताब, थोड़ा कुछ उस पर अलग दिमाग था जिसकी वजह से उसने मार्केट रिफॉर्म सेटअप किया। बाकी डिपार्टमेंट इसी ने सेपरेट कर दिए थे। ठीक है। तो वो सब था। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि बालबन जब गद्दी पर बैठा था, बालबन जब गद्दी पर बैठा था तो उसने जो इल्तुतमिश ने, मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश ने चहलगामी और चालीसा की स्टैब्लिशमेंट की थी। यानी जो 40 पावरफुल टर्किश नोबल्स थे, जो पावरफुल टर्किश नोबल्स थे 40, जिसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे अमीन्स। क्या बोलते थे, अमीन्स। मैंने आपको पहले बताया था ये चीज, इल्तुतमिश में अमीन्स बोलते थे। इसने इसको आगे इसने इसको नष्ट कर दिया, इसने इसको खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि ये खुद जो बालबन जो था इसका जन्म यहाँ नहीं था, इसका जन्म बाहर था।
लेकिन बचपन में इसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद इसको एक बंदे ने खरीद लिया। किसने खरीदा था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने इसको खरीदा था बचपन में, बालबन को लाके। फिर उसने ऐसे एक बंदे को बेचा, फिर उसने लाके किसी और को बेचा है। सॉरी, सऊदी अरब में खरीदा गया था, सऊदी अरब वालों ने खरीदा था इसे। उसके बाद लाके इसको नादिर शाह में बेचा था। फिर नादिर शाह ने आगे आके दिल्ली सल्तनत में जब वो आया था तो इसने किसको बेचा था? इसने दिल्ली सल्तनत में आगे आके इसने दिल्ली सल्तनत में किसी रूलर को बेचा, जैसे इल्तुतमिश को इससे पहले किसी रूलर को बेचा इसने। आगे चल के फिर ये क्या बन गया? गुलाम बन गया। आगे चल के क्या बन गया? गुलाम बन गया। किसका? इल्तुतमिश का। लेकिन देखा इसने बहुत पावरफुल था, इसकी शरीर हष्टपुष्ट बहुत तगड़ा था, दिमाग में भी अच्छा था, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने इसको 40 अपने टर्किश पावरफुल नोबल्स में इसको ऐड किया, 40 मजबूत और ताकतवर बंदों में। लेकिन आगे चल के बालबन ने इस चीज को ही नष्ट कर दिया जो इल्तुतमिश ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि खुद उसका मेंबर था। इसको डर था कि जो ये मेंबर अगर आगे चलते रहेंगे ऐसे तो मेरे भी कोई गुलाम उठ के आएगा और मुझे भी मार के गद्दी ले लेगा, जैसे मैंने इल्तुतमिश के साथ कर दिया, ये इल्तुतमिश का जैसे हो गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। इस चहलगामी और चालीसा बोलते थे उसे, और अमीन जो 40 टर्किश पावरफुल नोबल्स थे, अमीन्स थे, उसको हटाने वाला, उसको रद्द करने वाला उस पूरे चीज को कौन था? बालबन था। याद रखना। क्यों किया? क्योंकि खुद भी उसका रह चुका था, उसी के अंदर का ही रह चुका था मेंबर 40 के। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि ये बालबन के बारे में अच्छे अच्छे मेन पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम से लगभग पूछे जाते हैं। और बाकी आप लोग थोड़ा सा और देखिएगा, आप लोग चैप्टर बालबन के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको हर पॉइंट समझाऊं, जो कि आप कहीं भी से गूगल पे समझते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, टर्म समझ में नहीं आते, कौन था, कैसे था, क्या था। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको अच्छी चीज़ें समझाऊं और सीधा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊं, ना कि कोई फालतू की चीज़ें। स्टोरी जो बीच में मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ वो इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में स्टोरी सेट हो पाए कि दोबारा बंदे कैसे आ गए हैं, और कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें बदलती रही, कैसे अगला बालबन आया। बालबन के बाद बालबन का डिक्लाइन का जो कारण था आप ये भी देख लेना एक बार। बालबन का डिक्लाइन के कारण इसका बेटा जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नाम था। इसी के मरने के प्रांत जैसे ये मरा तो बालबन के ऊपर बहुत ही दिमाग पर प्रेशर आ गया। बालबन के ऊपर प्रेशर आ गया और यही कारण था कि पूरी स्लेव डायनेस्टी का पतन यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्योंकि बालबन के जब दिमाग पर स्ट्रेस आता है तो फिर बंदा कोई भी काम नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता। और इसका सगा बेटा अपना जो था मोहम्मद शाह, जैसे ही ये मरता है बालबन के दिमाग पर प्रेशर आ जाता है और वहीं से पूरी स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश था वो डिक्लाइन करना चालू कर देता है। और आगे चल के जब देखोगे तो कैकुआबाद नाम का एक बंदा आता है। कौन आता है? कैकुआबाद। कैकुआबाद आता है 87 से 1287 से 1290 तक का इसका राज रहता है। लेकिन लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं 90 पूरे होने में, लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें कौन आ जाता है? कायमूर आ जाता है। जिसको कायमूर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कायमूर से रहता है। लेकिन कैकुआबाद ने ही, लोग कहते हैं अगले जब अब फिर यही एंड हो जाता है। लेकिन जो लोग आगे चल के जैसे अब आएगी, कौन सी आएगी? अब आएगी खिलजी डायनेस्टी। तो जो खिलजी डायनेस्टी में आगे लोग कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिशमेंट की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कैकुआबाद ने ही, जो जलालुद्दीन था उसका असली नाम कुछ और था, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उसका नाम क्या था। लेकिन उसको कैकुआबाद ने ही उसको परमिशन दे दी थी कि तुम आगे चल के इसको एक पदवी पे बिठा दिया था, जिसका फायदा उठा के उसको एक पदवी दी थी। किसने? कैकुआबाद ने अपॉइंटमेंट दिया था। लेकिन आगे चल के किसने? उस बंदे ने, जिसने जलालुद्दीन खिलजी ने मौके का फायदा उठाकर खुद को राजा बना दिया और इन सबको इसको हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, इसको मार दिया और खुद राजा बन गया। तो ये ऐसी ऐसी कुछ चीजें चलती आएंगी। हम लोग पढ़ते हैं कि जलालुद्दीन ने उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी, उसने काफी युद्ध कर, ऐसा कुछ भी नहीं था। कैकुआबाद ने पहले ही उसको उपाधि दे दी थी, उसको एक अच्छी खासी उपाधि दे दी थी। तो जो बंदा सरकार में आ जाएगा तो मौके का फायदा उठाकर तो राजा बन ही जाएगा, उसको तो पता ही लग जाएगी अंदर की चीजें क्या होती हैं। तो ऐसी चीजें थी। और यही तक मेरी वीडियो थी। अब ज्यादा ना बताते हुए मैं अगली वीडियो में जो भी थोड़ी बहुत अगर कुछ रह गया हो कहानी स्टोरी में तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ।
मैं आपका सुधांशु ओझा। जय हिंद। थैंक यू।